नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम रीड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देख रहे थे, जिससे संबंधित हमारा ये 9वां वीडियो है, यानी कि रीड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से संबंधित 9वां पार्ट है। इससे पहले हमने 8 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें आपके रीड 2022 से संबंधित जो विज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक से, वो सभी क्वेश्चन हमने इन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के अंतर्गत डिस्कस किए हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी जो बायोलॉजी की बुक है 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं वो सभी क्वेश्चन हम इनमें शामिल किए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे, और साथ में ब्रीफली टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुनादक तंतु, सेकंड है वॉइस बॉक्स, थर्ड है स्पंदनशील तंतु और फोर्थ है थायरोटिनॉइड। तो यहाँ पर देखो, जो हमारे शरीर के अंदर जो कंठ पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स यानी कि ध्वनि उत्पादक यंत्र, ध्वनि उत्पादक यंत्र कहा जाता है। इससे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि मानव शरीर में जो कंठ होता है उसे ध्वनि उत्पादक यंत्र कहते हैं। एक चीज़ और हमें ध्यान में रखनी, यहाँ पर देखो, ये जो आपको बैंगनी रंग में यहाँ पर नजर आ रहा है, इसे हम लेरिंग्स कहते हैं, और ये आपका क्या होता है? कंठ होता है। और ये कंठ फेरिंग्स और ट्रेकिया को जोड़ने का कार्य करता है। तो जो कंठ होता है उसे हम लेरिंग्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं, और ध्वनि उत्पादक यंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहाँ से कई क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। दिए गए कथनों की सही शब्द की पहचान कीजिए व सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो, श्वसन जो होता है वो अलग अलग पदार्थों के आधार पर हम अलग अलग नाम दे देते हैं, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। कार्बनिक पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण व अपघटन से ऊर्जा निर्मित होती है। तो कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण व अपघटन से ऊर्जा निर्मित होती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दूसरा है, यदि प्रोटीन श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त हो। अगर प्रोटीन को हम श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त करें तो इसे हम क्या कहते हैं? यदि कार्बोहाइड्रेट और वसा श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त हो तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? और फलों के पकने के दौरान श्वसन दर में वृद्धि होने पर इसे क्या कहा जाता है? अब देखो, ये हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पलावी श्वसन कहते हैं, पलावी श्वसन। और जब प्रोटीन को हम क्रियाधार के रूप में लेते हैं तो इसे जीवद्रव्यीय श्वसन कहते हैं। और इसके बाद में देखो, कार्बनिक पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण और अपघटन से ऊर्जा मिलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेटिक श्वसन। एक मिनट, ऑक्सीकरण व अपघटन से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये श्वसन क्रियाधार के रूप में काम में लेते हैं। और क्लाइमेटिक श्वसन के रूप में फलों के पकने के दौरान जो श्वसन दर में वृद्धि होती है उसे क्लाइमेटिक श्वसन कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर कौन कौन सा मिला है, इसमें फर्स्ट वाला मिल जाएगा, और इसके बाद में श्वसन क्रियाधार, इसमें फर्स्ट वाले में यहाँ पर सेकंड वाला हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पर पलावी श्वसन थर्ड वाला, और जीवद्रव्य श्वसन फोर्थ वाला। तो इसमें हो जाएगा फोर्थ सेकंड किस में है? यहाँ पर देखो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। श्वसनीय क्रियाधार, कार्बोहाइड्रेट श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होते हैं, श्वसनीय क्रियाधार। पलावी श्वसन प्रोटीन हो जाएगा, और जीवद्रव्य पलावी श्वसन इसमें जो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होती है पलावी श्वसन के अंतर्गत आ जाएंगी। जीवद्रव्य श्वसन के अंतर्गत प्रोटीन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्लाइमेटिक श्वसन फोर्थ आ गया। इसके बाद में फोर्थ के बाद में फेस्ट, ये वाला श्वसनीय क्रियाधार फेस्ट हो जाएगा, और फिर हो जाएगा थर्ड ये हो गया, और फिर सेकंड। तो हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, क्लाइमेटिक श्वसन जब फलों के पकने के दौरान श्वसन दर में वृद्धि होती है उसे कहते हैं श्वसनीय क्रियाधार के रूप में। जब कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपघटन से ऊर्जा प्राप्त होती है वो श्वसनीय क्रियाधार हो जाएगा। पलावी श्वसन कार्बोहाइड्रेट और वसा के ऑक्सीडेशन से हम जब ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो पलावी श्वसन हो जाएगा, और प्रोटीन को श्वसनीय क्रियाधार के रूप में काम में लेते हैं तो जीवद्रव्यीय श्वसन हो जाएगा। अब थोड़ा सा श्वसन तंत्र के जो पार्ट हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। अब देखो, जब ऑक्सीजन
हम ग्रहण करते हैं और CO2 हम बाहर निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जब ऑक्सीजन हम लेते हैं तो सबसे पहले नासा मार्ग के द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर में एंटर करती है, और नासा मार्ग के अंदर क्या होती है, नासा मार्ग बाहर की ओर नासा छिद्र के द्वारा खुलते हैं, और ये क्या होते हैं, 2 होते हैं। इन नासा छिद्रों से ऑक्सीजन है वो एंटर करती है, फिर नासा मार्ग या नासा गुहा में जाती है। नासा गुहा से ये चली जाती है फेरिंग्स के अंदर, यहाँ पे फेरिंग्स होता है यानी कि गर्सनी होती है, गर्सनी में जाती है। और गर्सनी के जो अंदर की ओर होता है वहाँ पर एपिग्लोटिस है वो लगा हुआ रहता है। ये एपिग्लोटिस काम क्या करता है, जो जब हम भोजन करते हैं उस भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है, और जो गैस होती है, हवा होती है, उसको जो पाचन तंत्र है, पाचन नलिका है, उसमें जाने से रोकता है। यानी कि जो एपिग्लोटिस होता है ये भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकने का कार्य करता है। गर्सनी से जब ऑक्सीजन है ये श्वास नली में आती है। श्वास नली के आगे जो ट्रेकिया है इसके ऊपर क्या होती है, बहुत सारी इस प्रकार से सी आकार की संरचनाएं पाई जाती है जो कि कार्टिलेज की बनी होती है। ये आगे जाकर के 2 भागों में बढ़ जाती है, एक दाएं फेफड़े में, एक बाएं फेफड़े में बढ़ जाती है। और यहाँ पर हमें ध्यान में रखना, जो बायां फेफड़ा होता है ये वाला, बायां फेफड़ा छोटा होता है जबकि दाएं फेफड़ा यहाँ पर बड़ा होता है। 2 भागों में बढ़ जाती है जिसे हम प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। प्राथमिक श्वसनी आगे सेकेंडरी श्वसनी में बढ़ती है, सेकेंडरी श्वसनी है वो तृतीयक श्वसनी में बढ़ती है, और तृतीयक श्वसनी के बाद में श्वसनिकाओं में बढ़ती है। ये देखो यहाँ पर श्वसनिकाएं, और श्वसनिकाएं आगे जाकर के कूपिका वाहिनियों में बढ़ जाती है, और कूपिका वाहिनी आगे जाकर के कूपिका में बढ़ जाती है। इस प्रकार से जो श्वसन नलिका है वो आगे जाकर के डिवाइड होती रहती है, ये गुच्छों के रूप में पाई जाती है। फेफड़े जो होते हैं ये मासल मतलब पेशीय अंग होते हैं, और इसके नीचे की ओर डायफ्राम पाया जाता है। 2 फेफड़े होते हैं यानी कि एक जोड़ी होती है, जिसमें एक फेफड़ा जो बायां फेफड़ा होता है उसके यहाँ पर क्या हो जाता है, हर्ट पाया जाता है, जिस कारण ये थोड़ा छोटा होता है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो श्वसन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, अंतःश्वसन और बहिःश्वसन। अंतःश्वसन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन जब ग्रहण करते हैं तो हमारा जो फेफड़ा होता है वहाँ का आयतन क्या हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है, और साथ में जो वायुदाब होता है वायुदाब कम हो जाता है इस कारण से। और बाहर का वायुदाब क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये अधिक होता है। तो हमेशा जो गैस होती है ये अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर जाती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन होती है ये फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। जब फेफड़ों में प्रवेश करती है तो हमारा जो लंग्स होता है ये फैलता है, और फैलने से क्या हो जाते हैं, हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है, अंतरापृष्ठ पेशियाँ होती है, ये बाहर की ओर निकल जाती है, और फेफड़ा क्या हो जाता है, फेफड़ा नीचे की ओर चपटा हो जाता है और वायु अंदर प्रवेश कर जाती है। इसे हम अंतःश्वसन या इनहेलेशन कहते हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मूव डाउन, नीचे की ओर मूव करता है। यहाँ पर देखो ये एरो का निशान लगाया गया है। बहिःश्वसन की हम बात करें जिसे हम उच्चश्वसन भी कहते हैं, इसमें CO2 बाहर निकलती है। जब सेल्स होती हैं ये ऑक्सीजन का प्रयोग कर लेती है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर लेती है, जिससे CO2 का निर्माण हो जाता है। ये CO2 क्या करती है, जब फेफड़ों के अंदर क्या हो जाती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो अंदर का वायुदाब अधिक हो जाता है, बाहर के वायुदाब की तुलना में आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और फेफड़ों पे प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण फेफड़े क्या हो जाते हैं, अंदर की ओर पिचकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। डायफ्राम रिलैक्स करता है और फेफड़े क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे जो अंतरापृष्ठ पेशियाँ वो अंदर की ओर क्या हो जाती है, बिछ जाती है, अंदर की ओर मूव कर जाती है, जिसके कारण अंदर का वायुदाब अधिक हो जाता है, प्रेशर पड़ता है। प्रेशर के साथ में जो वायु होती है ये बाहर की ओर निकाल दी जाती है, CO2। इस प्रकार से ये अंतःश्वसन और बहिःश्वसन की क्रिया होती है। देखो मैंने ब्रीफली आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया, अगर डिटेल से पढ़ना तो हमारे इस चैनल के ऊपर पूरा लेक्चर डाला गया है श्वसन तंत्र से संबंधित, उससे संबंधित आप उस टॉपिक को देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निःश्वसन के दौरान डायफ्राम की स्थिति क्या होती है। निःश्वसन यानी कि हम बात करते हैं बाह्य श्वसन की या उच्च श्वसन की बात करते हैं, तो उस समय डायफ्राम की स्थिति क्या होती है। ऑप्शन फर्स्ट है चपटा, सेकंड है गुषणनुमा, बेलनाकार और शंकुनुमा। तो ये चपटा हो जाएगा इसके अंदर बाह्य श्वसन के दौरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। श्वसन एक प्रक्रिया है, तो श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो श्वसन में क्या होता है, C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है। तो यहाँ पर देखो ये जो CO2 प्लस H2 में टूट जाता है और साथ में एनर्जी है वो निकलती है। तो यहाँ पर देखो एक तो ये क्रिया होती है, एक श्वसन हम अंदर ग्रहण करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो भौतिक प्रक्रिया हो गई। तो रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया इसमें होती है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मार्शल पादपों में आरक्यू का मान क्या होता है? आरक्यू होता है शोषण गुणांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ही अधिक संभावना है। अब आरक्यू गुणांक क्या होता है एक बार यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस सॉरी ये आगे आ जाएगा CO2 6CO2 प्लस H2। तो यहाँ पर आरक्यू का जो फॉर्मूला होता है ये हमें ध्यान में रखना है, यानी कि CO2 का आयतन अपॉन O2 का आयतन, CO2 का आयतन अपॉन O2 का आयतन, इसमें जो निकल करके आएगा वही आपका आरक्यू का मान होगा। अब देखो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के हम देख लेते हैं, 6CO2 काम में लिए हम यहाँ पर और 6CO2 काम में लिए हैं, तो 6/6 यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके लिए शोषण गुणांक का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मार्शल पादपों की हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है इकाई, सेकंड अनंत, थर्ड है इकाई से कम और फोर्थ शून्य। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ ही राइट हो जाएगा। जो मार्शल पादप हैं उनमें आरक्यू का मान 0 होता है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना जिससे आप आरक्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अनोक्सी शोषण में आरक्यू का मान कितना होता है? तो अनोक्सी शोषण की बात करें तो इसका सीधा ही हमें ध्यान में रखना, आरक्यू का मान क्या होता है? अनंत होता है अनोक्सी शोषण में। एक देखो मार्शल पादपों में पूछा जा सकता है, मार्शल पादपों में आरक्यू का मान 0 होता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में आरक्यू का मान कितना होता है? 0.7 होता है। वसा का पूछ ले तो वसा का होता है 0.8 होता है। कार्बोहाइड्रेट का पूछ ले तो कार्बोहाइड्रेट का होता है 1, और यहाँ पर अनोक्सी शोषण का हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए समीकरण पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखो हमें आरक्यू का मान ज्ञात करना है। आरक्यू का मान देखो यहाँ पर ऑक्सीजन CO2 से हमें मतलब है, तो CO2 कितना है? 102 और अपॉन हो जाएगा 145। तो यहाँ पर देखो हम देखिए तो देखो ये आएगा पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा क्योंकि इसमें इसका भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर 0 उतारेंगे तो पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट में यहाँ पर एक ही ऑप्शन दे रखा है और ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 0.7 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा अणु ईस्ट द्वारा हुए ग्लूकोज के किण्वन का उत्पाद है? तो देखो ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या होता है, ईस्ट जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं? किण्वन की क्रिया करते हैं, फर्मेंटेशन की क्रिया करते हैं, जिसमें आप बियर निर्माण है, दही का निर्माण है। इसके अलावा हम बात करें तो जो केक वगैरह का निर्माण है, ये सभी किण्वन की क्रिया के द्वारा होते हैं और जिसमें CO2 गैस निकलती है। तो इसमें पूछा है कि किण्वन का उत्पाद क्या होगा? तो उत्पाद देखो जब हम सामान्य शोषण करते हैं तो उसमें CO2 और ऑक्सीजन बनती है, जल बनता है सॉरी, लेकिन जब किण्वन की प्रक्रिया के अंदर हम बात करें तो एल्कोहल बनता है, और एल्कोहल भी कौन सा बनता है? C3OH मेथेनॉल बनता है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखो C2H5OH होता, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन किण्वन के महत्व की व्याख्या करता है? किण्वन के महत्व की व्याख्या कौन करता है? तो इनमें से कौन सा है जिसमें किण्वन उपयोग होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मदिरा उद्योग में एल्कोहल का उत्पादन, बैंकिंग उद्योग में डो यानी आटे का बनना। बैंकिंग उद्योग में आटे में क्या हो जाता है? वो गूंथना, सामान्य हम बात करें वो छोटे छोटे हवा के बुलबुले से बन जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। चाय व तंबाकू का शोधन, एसिटिक अम्ल, बैक्टीरिया द्वारा विनेगर का निर्माण या विनेगर का उत्पादन। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये सभी किण्वन से संबंधित है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस जो होता है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये हमारे शोषण का कॉमन उत्पाद होता है। ऑक्सीशोषण और अनोक्सी शोषण दोनों में ही एक क्रिया होती है। अब पूछा क्या अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस में C6H12O6 यानी ग्लूकोज का एक अणु लेते हैं और ग्लूकोज के एक अणु से बनता है 2 अणु पायरुविक एसिड के बन जाते हैं। पायरुविक अम्ल के 2 अणु बन जाते हैं। तो यहाँ पर पायरुविक अम्ल ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो पायरुविक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र कहाँ पर संपन्न होता है? अब देखो पीछे ही वीडियो में हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका में कहाँ संपन्न होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में होता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र, और ये क्रेब्स चक्र होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ये ध्यान में हमें रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, आधात्री में होता है।
और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आंतरिक झिल्ली होती है, सामान्यतः हम बात करें श्वसन से संबंधित सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्तिगृह या ऊर्जा घर भी कहा जाता है। और इसकी आंतरिक झिल्ली है, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम जो होता है ये इसकी आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इस प्रकार की संरचना होती है और इसकी आंतरिक झिल्ली पर इस प्रकार से उभार पाए जाते हैं और ये उभार पाए जाते हैं जो कहलाते हैं क्रिस्टी कहलाते हैं। और इस क्रिस्टी पर रैकेट लाइक, जो टेनिस रैकेट है उस लाइक एक संरचना पाई जाती है जिसे ऑक्सीसम, F1 कण या F फर्नांडिस कर्ण भी कहा जाता है, मोरेन फर्नांडिस कर्ण भी कहा जाता है। और इसी में आपकी जो ETS होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, जिसमें एटीपी का निर्माण होता है, वो क्रिया इसी ऑक्सीसोम में संपन्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है? तो क्रेब्स चक्र को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं? TCA चक्र, साइट्रिक अम्ल चक्र, A व B दोनों, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड भी चक्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, श्वसनीय पथ है। तो श्वसनीय पथ हमने देखा था ये एम्फीबोलिक होती है, अपचय भी होती है और उपचय भी, यानी रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपकी ज़्यादातर नीट में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, रीट में भी पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। सभी जीवधारियों में श्वसन का उभय पथ अक्ष है। तो श्वसन का उभय पथ पूछा यहाँ पर, यानी कि श्वसन में ऑक्सी श्वसन और जो अनोक्सी श्वसन दोनों का कॉमन पार्ट है वो एक्स के रूप में बताया गया है। यह वाई में होता है, कहाँ पर संपन्न होता है? तो वाई बताया गया है। एवं उत्पाद के रूप में जेड के 2 अणु बनते हैं, तो इनमें जो उत्पाद बनता है वो जेड बताया गया है और इसके कितने 2 अणु बनते हैं। उपरोक्त में से अक्ष वाई जेड को पहचानना है। अब यहाँ पर देखो श्वसन का कॉमन पथ मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो क्रेब्स चक्कर तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। EMP पाथवे भी इसे कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस को, क्योंकि एमर्डन, मेराप और पारनास इन्होंने इसकी खोज की थी, इस कारण इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया। इसके बाद में ये जो ग्लाइकोलाइसिस ये होता कहाँ पर है? तो होता कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं होता, कोशिका ध्रुव में ये होता है। और इसके बाद में अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड होता है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ऑक्सी और अनोक्सी श्वसन का कॉमन उत्पाद EMP पाथवे हो जाएगा, कोशिका ध्रुव में संपन्न होता है, अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस में कुल कितने ATP अणुओं का लाभ होता है? ऑप्शन फर्स्ट है 0, सेकंड है 2, थर्ड है 4 और फोर्थ है 8। देखो ऑक्सी श्वसन के अंदर टोटल जो ATP बनते हैं 10 बनते हैं। 10 में भी क्या होता है कि 4 तो ATP बन जाते हैं और NADPH2 का निर्माण होता है, उससे भी क्या होता है, ATP का निर्माण होता है। और यहाँ पर कुल मिलाकर के ATP 10 बनते हैं, जिसमें से 2 ATP खर्च हो जाते हैं और टोटल हमें लाभ होता है वो 8 ATP का लाभ होता है। केवल ATP के रूप में पूछ ले तो हमें 2 ATP का लाभ होता है, ये ध्यान में रखना है। और वैसे 8 ATP का लाभ होता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक NaDH2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक NaDH2 एवं एक FADH2 के ऑक्सीकरण के ATP के क्रमशः खालिस्तान एवं खालिस्तान अणु प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है कि एक NaDH2 और एक FADH2 से कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है? तो एक NaDH2 से 3 ATP अणुओं का निर्माण होता है, एक FADH2 से 2 ATP के अणुओं का निर्माण होता है, एक होता है GTP से 1 ATP अणुओं का निर्माण होता है, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन NADPH2 और FADH2 से संबंधित पूछा तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एक पादप तंत्र में ग्लूकोज के 40 अणुओं के पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान ATP के कितने अणु उत्पन्न होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अप्लाइड क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन वर्तमान में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। एक पादप तंत्र में ग्लूकोज के 40 अणु, ग्लूकोज के कितने हैं? 40 अणु हैं। इनके पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान ATP के कितने अणु उत्पन्न होंगे? अब देखो 40 अणु ATP के हैं। एक तो आपको ग्लाइकोलाइसिस और साथ में क्रेब्स चक्र याद होना चाहिए कि क्रेब्स चक्र में एक ग्लूकोज का अणु हम लेकर के जाते हैं तो टोटल कितने 36 ATP के अणु बनते हैं। देखो कुछ में 38 भी दे रखा, तो यहाँ पर हम 36 लेकर के चलते हैं। तो 1 से 36 बनते हैं, तो 40 से कितने हो जाएंगे? 36 × 14 और ये हो जाएगा 1440 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा।
तो 40 एटीपी 40 ग्लूकोज के अणु जब लेते हैं तो टोटल कितने एटीपी के अणु बनते हैं? 1440 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्तंभ फर्स्ट स्तंभ सेकंड को सुमेलित करना है और सही कोड का चयन करना है। ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस एक क्रेब्स चक्र और ईटीएस दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तीनों ही कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ग्लाइकोलाइसिस ये कहाँ पर संपन्न होता है? ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्यों में संपन्न होता है। तो ये तो थर्ड से हो गया, तो यहाँ पर ये तो हो गया नहीं, ये तो हो गया नहीं, फर्स्ट में थर्ड दे रखा है। फिर क्रेब्स चक्र है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर नहीं होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। तो ये सेकंड से मिलेगा, तो सेकंड वाला सेकंड से मिलेगा, तो ये फिर से रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्यों में, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और ईटीएस जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की किस झिल्ली पर स्थित है या कहाँ पर ये क्रिया संपन्न होती है? अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है, उस आंतरिक झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं? F1 कण पाए जाते हैं। F1 कण जिसे हम मोरान फर्नांडीज कण कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। इन ऑक्सीसोम के अंदर क्या होता है? ईटीएस की क्रिया होती है, और ये किस पे पाए जाते हैं? तो ये आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फेफड़े की क्रियात्मक इकाई क्या है? फेफड़ा, जो हमारे लंग्स होते हैं कितने होते हैं? एक जोड़ी, यानी कि 2 लंग्स पाए जाते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं? तो ये हमारे जो वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा में स्थित होती हैं, और इसको सुरक्षा का कार्य कौन करता है? जो रिब्स होती हैं, आगे की ओर स्टर्नम होता है, साइड में रिब्स होती हैं, और जिसे हम परशु का पिंजर कहते हैं, वो फेफड़े की सुरक्षा करता है। तो फेफड़े की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? किससे मिलकर बना होता है? तो देखो नासा, घर्षणी, ये तो बाहर होते हैं फेफड़ों से, वायु कूपिका और श्वास नली भी बाहर होता है, तो यहाँ पर वायु कूपिका ही हो जाएगा। एल्वेलर जो डक्ट होती हैं वो क्या होती हैं? फेफड़े की क्रियात्मक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है भ्रूण अपरा द्वारा शोषण करता है, भ्रूण स्वातन नहीं करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, एक व दो दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो भ्रूण जो होता है शोषण तो करेगा, क्योंकि सभी एक्टिविटीज जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो सभी भ्रूण के अंतर्गत होती है, तो ये भ्रूण शोषण नहीं करता, ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट, यानी कि केवल एक है वो सही होगा। श्वसन मापने का यंत्र क्या है? यानी कि श्वसन दर जो हम मापते हैं, श्वसन धड़कन बोलते हैं, श्वसन दर जब मापते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? 2 कानों में ईयरफोन से लगाते हैं, और आगे एक गोला सा होता है, वो हमारे कहीं पर भी लगाते हैं, तो उससे जो धड़कन की आवाज़ है वो सुनी जाती है। तो स्टेथोस्कोप के द्वारा श्वसन या श्वसन की गति को नापते हैं। किसी वयस्क मनुष्य में श्वसन दर कितनी होती है? बर्थ रेट कितनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट है 72 प्रति मिनट, 25 प्रति मिनट, 12 से 16 प्रति मिनट, और 10 प्रति मिनट। सामान्यतः हम देखेंगे तो आंसर 72 प्रति मिनट दे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर धड़कन पूछे तो हमारा 72 होगा राइट आंसर। लेकिन पूछा क्या? श्वसन दर, तो श्वसन दर हो जाएगी 12 से 16 प्रति मिनट हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भोजन निगलने के दौरान भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकने के लिए ग्लोटिस को बंद कर देती? तो ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि श्वसन और जो पाचन तंत्र है, इनका जो कॉमन पार्ट होता है वो फेरिंक्स के अंदर होता है। फेरिंक्स से आगे ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तो ग्लोटिस होता है और एक होता है गलेट। गलेट भोजन वाला भाग होता है, ग्लोटिस श्वसन तंत्र वाला भाग होता है। जब भोजन हम करते हैं, उस भोजन को ग्लोटिस वाले भाग में रोकने के लिए जो एक ढक्कन होता है उसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है? जब भोजन हम करते हैं तो उस समय इस ग्लोटिस को ढकने का कार्य करता है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ऑक्सीजन प्लाज्मा से विसरित होकर के रक्त वाहिनियों में आता है, यानी ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा से कहाँ गया? रक्त वाहिनियों में, जहाँ यह हीमोग्लोबिन के Fe+2 आयन से जुड़ करके गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, HbO2 बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यह ऑक्सीजनेशन कहलाता है। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य की आरबीसी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मनुष्य के आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो इससे संबंधित यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। केवल 80% O2 परिवहन करती है और 20% रक्त प्लाज्मा की घुलनशील अवस्था में परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 27, कार्बन मोनोऑक्साइड एक व्यक्ति को मार सकती है, ये सही है।
क्योंकि इसकी निम्न के साथ बंधुता अत्यधिक उच्च होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये लगभग ऑक्सीजन से 300 गुना अधिक क्षमता होती है हीमोग्लोबिन से जुड़ने की। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम बंद कमरे में अंगीठी जला करके सोते हैं तो सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ जुड़ जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, और ये हमारे बहुत ही जहरीला होता है जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है और यहाँ पर शरीर की मृत्यु भी हो सकती है। एक हीमोग्लोबिन के CO2 ने ऑक्सीजन कर लीजिए यहाँ पर, एक हीमोग्लोबिन O2 के कितने अणुओं का वहन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें 4 श्रृंखलाएं पाई जाती है, तो अल्फा श्रृंखलाएं और 2 बीटा श्रृंखलाएं होती हैं, और ये एक एक ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करती है। तो एक एक करती है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करती है। ये हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, एक रोगी का रक्त परीक्षण बताता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा असामान्य रूप से अधिक है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है। रोगी प्रदूषित वायु जिनमें निम्न कारक होता है का शोषण करता है। कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो सामान्यतः हमारे शरीर में जाता है तो इससे कोई रोग होगा ही नहीं, इससे भी नहीं होगा। ये भी हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो इससे बहुत ही घातक बीमारी हो सकती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जब प्रवेश करता है तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, एम्फीसीमा की स्थिति इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। एम्फीसीमा किसके कारण होता है। एम्फीसीमा में होता क्या है कि हमारे जो फेफड़े होते हैं उसके अंदर जो एल्वेलर डक्ट होती हैं, वहाँ पर जो वायु कुपिका होती है उनकी भित्ति जो होती है वो पतली पड़ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वहाँ पर जो इसकी भित्ति डैमेज हो जाती है। किसके कारण होता है, तो ये धूम्रपान के अधिक करने के कारण होता है। धूम्रपान का अधिक सेवन करने के कारण एम्फीसीमा रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने श्वसन तंत्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपके जो रीट 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसमें जनरल साइंस पूछा जाता है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये लेक्चर, ये जो टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।